So we'll starting hyponatremia, but before knowing hyponatremia, we have to understand some concepts. So we'll see about those concepts. First concept is about the water content. So water content, we consider that 50% of the female body is made of water, and 60% of the male body is made of the water. So if you want to calculate total body water of a female, then you calculate formula by 0.5 into weight of the female, and in case of the male, we'll use the formula 0.6 into weight of the person. Now if we want to calculate, for example, if there is a 70 kg male, then how will we calculate the total body water? Total body water can be calculated by 0.6 into weight, that is 70 kg. So it will come around 42 liters. So 42 liters will be the water content. Now water is divided into two parts. One is the intracellular part, other is the extracellular part. Most of the water is in the intracellular spaces. That is 2/3 is in the intracellular space and 1/3 is in the extracellular space. So if we take the example of the same person, that is 70 kg person, in whom we have total 70 liters of the water, तो intracellular water कितना हो जाएगा? That will be 2/3. So 2/3, that is 2/3 of the 42 liters. So how much that will be? That will be around 28 liters. So 28 liters इस patient में there will be, इस person में intracellular water होगा. Now 1/3 of the total body water, that is 42 liters, that is 14 liters will be in the extracellular space. Now ये extracellular space जो है, that is 1/3 of the total body water will be again divided into two space. One will be the intercellular space. Intercellular space means between the cells. That will be around 75%. That is 3/4 of the extracellular space. अब ये बात हमें समझनी है कि जो intercellular space है, that is 3/4 है किसका? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का. और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड क्या है? 1/3 है टोटल बॉडी वाटर का. तो अगर हमको ये कैलकुलेट करना हो कि इंटरसेलुलर जो है वो टोटल बॉडी वाटर का कितना पार्ट है, तो हम कैलकुलेट क्या करेंगे? 3/4 ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस, और एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस कितना है? 1/3. तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा. तो एक्चुअली जो इंटरसेलुलर स्पेस में वाटर होगा, दैट विल बी 1/4 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है. सो अगर हम 1/4 ऑफ द 42 लीटर पेशेंट का देखें तो 10.5 लीटर्स विल बी अराउंड दी इंटरसेलुलर स्पेस. टेंशन मत लीजिए, अभी मैं इसमें वो लगा दूंगा यहाँ पर चार्ट, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कितना है, वेसल्स के अंदर कितना है, तो वेसल्स के अंदर 25% होता है ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. 25% का मतलब कितना हो गया? 1/4 ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. तो ये तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का 1/4 हुआ, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इटसेल्फ कितना है? 1/3 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर. सो अगर हम देखें कि इंट्रावेस्कुलर कितना हुआ टोटल बॉडी वाटर का, तो वी विल बी हैविंग 1/4 into 1/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर, दैट इज 1/12 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर. सो दैट विल बी इक्वल टू, अगर 42 लीटर्स के पेशेंट में देखें तो दैट विल बी 42/12 हो जाएगा. तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं बॉडी वाटर पेशेंट का. इसका मैं भी चार्ट आपको यहाँ पे बना के दिखा दूंगा, वो आप देख लीजिएगा. अब जबकि हम एक बार कि हमें ये क्लियर हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि किडनी के किस पार्ट में क्या एब्जॉर्ब होता है. तो सबसे पहले हमको पता है कि किडनी की में ग्लोमेरुलाई होता है, जहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन बनती है. फिर वी हैव अ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. फिर एक हमारा डिसेंडिंग पार्ट होता है लूप ऑफ एल्ले का, जिसको हम कॉर्टेक्स की तरफ जो रहता है, दैट इज थिक पार्ट, देन मेडुला की तरफ थिन पार्ट. देन वी हैव असेंडिंग लिम्ब ऑफ एल्ले, जिसमें मेडुला की तरफ जो होता है दैट इज थिन पार्ट, और कॉर्टेक्स की तरफ थिक पार्ट. देन वी हैव अ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्ली और लेट. और फिर हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है. डीसीटी को हम अर्ली और लेट में इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि जो लेट डीसीटी होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जस्ट लाइक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती है. दैट्स व्हाई इट इज डिवाइडेड इनटू अर्ली एंड लेट. तो अब सबसे पहले आप अगर देखें, जो आपको ऊपर डायग्राम दिखा रहा होगा, हमने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का डायग्राम बनाया है. जहां पर आप जो 1 नंबर देख रहे हैं ये ल्यूमेन है, और जहां आप 2 नंबर देख रहे हैं ये ल्यूमेन के बगल वाली सेल है, जहां से यूरिन में से फिल्ट्रेट सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया जाता है. अब अगर हम इस ल्यूमेन के बगल वाली सेल्स को देखते हैं हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो उसमें हम पाएंगे 4 तरीके के चैनल काम कर रहे हैं, चैनल और पंप. तो जो 1 नंबर लिखा हुआ है
ये आपका है SGLT2, दैट इज सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये सोडियम का भी एब्जॉर्प्शन पीसीटी से सेल के अंदर कराता है और ग्लूकोज का भी ट्रांसपोर्ट कराता है। जहां 2 नंबर लिखा हुआ है ये है आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज, जो कि नॉर्मल सोडियम पोटेशियम एटीपेज होता है। ये 3Na+ को बाहर और 2K+ को अंदर लेता है। उसके बाद जहां पर 3 लिखा हुआ है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, जो कि इन सेल्स के अंदर पाया जाता है। ये CO2 जो कि सेल्स जो कि ब्लड से आ रहा है इन सेलों में, और वाटर जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है ल्यूमेन से, दोनों को कंबाइन करके H2CO3 बनाता है। फिर ये ब्रेक हो जाते हैं H+ और SCO3- में। SCO3- ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो H+ होता है ये एक चौथा जो एक्सचेंजर होता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम H+ एक्सचेंजर, जिसको हम शॉर्ट में Na/H एक्सचेंजर दिखाते हैं, उसके थ्रू ल्यूमन में आ जाता है और सोडियम एब्जॉर्ब हो जाता है सेल में। तो इस तरह से अगर हम देखें जाए तो पीसीटी में सोडियम 2 तरीके से एब्जॉर्ब होता है। एक तो SGLT2 दैट इज सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, और दूसरा इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है थ्रू सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर से। इसीलिए अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम सोडियम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो मैक्सिमम सोडियम एब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है, क्योंकि वहां पर SGLT2 भी होता है और वहां पर हमारा सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर भी होता है। तो अराउंड 65% ऑफ द सोडियम is absorbed in the PCT and same amount of water is absorbed। तो जो हमारा सोल्यूशन रहता है उसमें से जितना सोडियम एब्जॉर्ब होता है उतना ही वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो आइसोटोनिक फ्लूइड रहता है। ये बात होती है पीसीटी पे। अब अगर आप देखें जो ये SGLT2 इनहिबिटर्स है, हमने डायबिटीज में कुछ दवाइयां पढ़ी जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स, डेपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, तो ये सारी ड्रग्स क्या करती हैं, दे इसी SGLT2 इनहिबिटर्स को ब्लॉक करती हैं। सो वो SGLT2 को ब्लॉक करती हैं तो वो सोडियम का एब्जॉर्प्शन कम करती हैं, तो वाटर का भी एब्जॉर्प्शन कम करती हैं, इसीलिए वो डायूरेटिक काम करती हैं। तो SGLT2 इनहिबिटर्स को हम डायूरेटिक में भी इसीलिए लेते हैं। नाउ कमिंग टू दी, नाउ if we see other drug that act on this is the acetazolamide. What does acetazolamide do? Acetazolamide is a carbonic anhydrase inhibitor. So it will block the carbonic anhydrase. So there will be no H+ to be secreted through sodium hydrogen exchanger. When there will be no H+ to be secreted, then there will be no absorption of the sodium. Therefore, carbonic anhydrase decreases sodium absorption by decreasing the H+ concentration, by decreasing the amount of H+ that it provides to the sodium hydrogen exchanger. So sodium hydrogen exchanger will not work because it will not have enough H+. So no H+ will be secreted into the lumen, and thus there will be no sodium absorption. That's why acetazolamide indirectly inhibits the action of sodium hydrogen exchanger. First thing, it is a carbonic anhydrase inhibitor. Second, it indirectly inhibits sodium hydrogen exchanger. Now any diuretic which acts on the PCT that we have seen, there are 2 diuretics. One is the SGLT2 inhibitor, second is the acetazolamide. These both are weak diuretic. Why? Because the sodium that will not be absorbed from the PCT will be ultimately absorbed from the other parts of the nephron. So therefore these will be weak diuretics. So if someone asks which are the weak diuretics, diuretics which acts on the PCT are the weak diuretics, that's acetazolamide and sodium glucose 2 inhibitors, dapagliflozin, canagliflozin. Now we all know that canagliflozin is also associated with the gangrene, and they also cause euglycemic diabetic ketoacidosis that we'll discuss in some other lectures. Now coming to the loop of Henle, now we'll discuss thick ascending loop of Henle. Now this is a thick ascending limb of Henle, loop of Henle. So here we have 3 main exchanges channels. First, you are seeing it is known as sodium chloride, sodium 2 chloride potassium co-transporter. It is a triple transporter because it absorbs sodium from the lumen into the cell, it absorbs chloride, and it also absorbs potassium. Now then the number 2 is sodium potassium ATPase. That it is the just like we have seen in the PCT, it secretes 3Na+ outside and it takes 2K+ inside. And the third we are seeing where number 3 is written, that is known as ROMK. Now it is a very important point we have to understand. ROMK is known as renal outer medullary potassium channel. Now this channel is present here in thick ascending loop of Henle. It will also be seen in the early DCT or the collecting tubule. So it is present in 2 areas. Now what it does, it
actively secrete potassium, and magnesium keeps a negative check on this ROMK, that is renal outer medullary potassium. So whenever there is low magnesium, magnesium always keeps an inhibitory effect on this. So whenever there is low magnesium, the inhibitory effect on the ROMK is lost. So ROMK keeps on secreting potassium, and we get hypokalemia, which is refractory to the treatment. That's why we say whenever there is a hypokalemia which is refractory, we have to do serum magnesium level, and if it is less, we have to first treat magnesium then potassium, because hypomagnesia, when low, the inhibitory effects of is lost on ROMK, and ROMK continuously secrete potassium from thick ascending loop of Henle and distal convoluted tubule and early collecting tubule. So we have hypokalemia. After understanding this, now which is the drug that acts here on thick ascending loop of Henle? The answer is we have loop diuretics like furosemide, like torsemide. What they do? They inhibit this triple co-transporter, that is Na plus K plus 2Cl minus, and they are a strong diuretic as compared to those which acts on the PCT. Now 25% of the sodium is absorbed from this area, and it is impermeable to the water. So 65% we have seen that is absorbed from the proximal convoluted tubule, 25% is absorbed from the thick ascending loop of Henle, so 90% is absorbed till here. Now we will come to the early DCT. Early DCT has again 4 important exchanger channels. First is we call it as NCCT. That is, it is a co-transporter. It transports 2 things, that is sodium and chloride. It transports sodium and chloride. Second, we have the same sodium potassium ATPase, that it is exports 3 Na plus outside and 2 K plus inside. Then the third, where the number 3 is written, that is NCX. What is NCX? It takes sodium inside and exchange and gives calcium outside from the cell into the blood. Just opposite. Now we see in sodium Na plus K sodium, and in the second point where sodium and K plus is written, here 3 Na plus is going outside and 2 K plus is coming inside, sodium potassium ATPase. And in NCX there is just reverse, sodium is coming inside and calcium is going outside. Now coming to the fourth channel, what happened here? The calcium that through this calcium, it is a calcium channel which absorbs calcium from the lumen into the cell, and it is the same calcium, see, which is going through the number 3 exchanger. So these are the 4 exchangers, or you can say channels, which are present in the early DCT. Now which is the drug that acts here? It is the thiazide drug which acts here. So thiazide blocks NCCT co-transporter, that is sodium and chloride co-transporter. It blocks thiazide. Now coming to the late distal convoluted tubule, late DCT or collecting tubules. Here we have a very important channel that is known as ENAC, epithelial sodium channel, ENAC. Please remember, aldosterone acts through it, and aldosterone acts through it and absorbs sodium from the lumen into the cell. So any drug which inhibits this ENAC is a diuretic, or any drug which blocks aldosterone, or it is an aldosterone antagonist, will also be a diuretic. So we have 2 classes of drug. One is a aldosterone antagonist, which will inhibit the aldosterone action on ENAC, so there will be less sodium absorption, there will be more diuretics. So drugs which comes in this class, that is aldosterone antagonist, will be, we all know, eplerenone and spironolactone. See, eplerenone has a lesser side effect, but it is costly as compared to the spironolactone. And then the second group of drugs which comes here is a
sodium channel inhibitors, where we see amiloride and triamterene, they are generally not used. Now the number 2 where it is written, we have again sodium potassium ATPase, so 3Na plus is going outside, 2K plus is coming inside. And then we have again number 3 where written, it is ROMK, that is renal outer medullary potassium channel. We know that it continuously secretes potassium, and magnesium keeps the inhibitory effect on it. And if there is a low magnesium, there will be continuous secretion of the potassium from this ROMK, that will be leading to hypokalemia. Now drugs that have the acts here, we have already known. Now there are 2-3 very important points regarding the diuretics which we have to understand. First, I am telling you about, you can remember it with the mnemonic FAT, F-A-T, fat. F for furosemide, A for acetazolamide, which acts on the proximal convoluted tubule, and T is for thiazide. These drugs are diuretic. But how are they diuretic? They are secreted from the blood into the luminal cell and then into the lumen. So they act from the lumen side. They are bigger molecules, so they cannot be filtered through the glomeruli. So they are actively secreted into the lumen and they act from the lumen side. These FAT class of diuretic, that is furosemide, acetazolamide and diuretics. Knowing this, having said this, now it can be very easy to understand something. In case of chronic kidney disease, this is very important point. In case of chronic kidney disease and chronic liver disease, this active secretion of furosemide, acetazolamide, and thiazide is hindered. Therefore, they are not being actively secreted into the lumen, and thus their action is decreased. Kidney develops resistance to the action of these diuretics, that is furosemide, acetazolamide, and thiazide. This is fat group of drugs. Therefore, what we say, if you want to give this drug, give at a higher dose or use a alternate drug. That's why if you see in chronic liver disease, always gastromedicine people use spironolactone or eplerenone. They never use furosemide or acetazolamide. Acetazolamide तो वैसे भी बहुत ही लो एफिकेसी है और लो पोटेंसी है, तो furosemide नहीं यूज करते. They use spironolactone, एल्डोस्टेरोन नाम से आती है, और they can use eplerenone, which is a costly drug with a lesser side effect. So this is the first point that is regarding diuretic that we should understand. Then there is a second point that we have to understand, which is very important. हमने पढ़ा कि जो अभी लेट डीसीटी है या अर्ली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, यहाँ पर ने 4 ड्रग्स पढ़ी. एक ग्रुप पढ़ा जो कि एल्डोस्टेरोन एंटेगोनिस्ट है, दैट इज स्पाइरोलैक्टोन एंड एप्लेरोन. सेकंड ड्रग हमने पढ़ी जो कि सोडियम चैनल इनहिबिटर है, दैट इज अमालोराइड एंड ट्राइमटेरिन. इन सबको हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स कहते हैं. Why we say that they are potassium sparing diuretic? Why not other drugs like furosemide, thiazide, acetazolamide? Why are they not potassium sparing diuretics? The reason behind this is, now first understand, if any drug is acting on proximal convoluted tubules and it inhibits sodium absorption in PCT, that sodium can be absorbed from the loop of Henle, or from the DCT, or from the collecting tubule. And whenever sodium is absorbed, a potassium is secreted. Therefore, more amount of sodium will reach to the loop of collecting tubule or DCT, and more amount of potassium will be excreted and sodium will be absorbed. So they will cause hypokalemia. But now when we see drugs like aldosterone antagonist or sodium channel inhibitor, which acts on the distal convoluted tubule or the collecting tubule, now there is no distal part of the nephron where sodium can be absorbed. Now if the sodium is not absorbed here, sodium has to be in the urine. It cannot be absorbed elsewhere. And when there will be no absorption of the sodium elsewhere, there will be no active secretion of potassium. So they will not lead to hypokalemia. That's why these drugs do not cause hypokalemia, because they are acting at the last part of the nephrons. Now there is no way out from where sodium can be absorbed. Now that sodium which they have inhibited, whose absorption they have inhibited, cannot be absorbed from the kidney. That has to ultimately go into the urine,
That's why there will be no active secretion of potassium, and therefore they will not cause hypokalemia. That's the reason drug acting on the any drug which will act on the collecting tubule or late DCT will not cause hypokalemia. So these are the 4 drugs which are potassium sparing diuretic, that is spironolactone, amiloride, aplerenone, trimetherine. Okay. Now coming to the side effects of the diuretics. And these 3 cations, one is potassium, magnesium and sodium. Every diuretic will cause hypokalemia, hyponatremia, hypomagnesemia. Now coming to the calcium. See, we already know this mnemonic that loop loses calcium. So loop diuretic like furosemide and torsemide, what they will cause? They will cause hypercalciuria, that is more calcium in the urine. So they will cause hypocalcemia, that is less calcium in the urine. Whereas thiazide does not causes hypercalciuria, that is it does not lead to calcium loss in the urine, so it will not cause hypocalcemia, that is low calcium in the urine. So simply remember that loop diuretics causes hypocalcemia, low calcium in blood, and thiazide does not causes hypocalcemia. Now coming to the metabolic profile, all the diuretic causes alkalosis, metabolic alkalosis, and specifically contraction metabolic alkalosis that we will discuss in the case of the ABC lecture, that what is contraction metabolic alkalosis. In contraction metabolic alkalosis we have increased bicarbonate, decreased chloride, normal sodium and low potassium. This is what is known as contraction alkalosis, and most of the diuretic causes contraction alkalosis. The only diuretic which causes acidosis is acetazolamide, that you can remember. Acetazolamide contains AC, acidosis, and rest causes alkalosis. Also, every diuretic causes increased uric acid, increased creatinine and increased blood urea nitrogen. And these diuretic also causes erectile dysfunction. The most common drug which causes erectile dysfunction is diuretic followed by the beta blockers. Please remember. Now there are 2 specific points regarding thiazide which we have to see, that thiazide also causes acalculous cholecystitis and pancreatitis. This is a 2 important thing that is generally asked about thiazide, that they are known to cause acalculous cholecystitis and pancreatitis. After knowing this, we have to come on the RAS, that is renin-angiotensin-aldosterone system. So what is RAS? First see this diagram that I will be posting on the left side of me. The number 1 here is the DCT, that is distal convoluted tubule, and inside it the cell that you are seeing is a macula densa cell. Why it is called macula densa? Because on electron microscopy they appear dense, therefore they are called as macula densa. These are long cell. These are prominent long cell present in the DCT, and they are sensitive to the sodium content. Now what is the clinical implication? I'll tell you later. And the where 2 is written, these are the mesangian cells. Then third is the where point 3 is written, that is the afferent arteriole, that it is taking the blood towards the kidney. And then where 4 is written, it is the efferent arteriole, that is taking the blood away from the kidney. Now RAS mechanism is activated in 3 scenarios. This is very important. One, whenever there will be a sympathetic discharge due to any reason, RAS will be activated. So RAS will be activated whenever there will be sympathetic discharge. Second, whenever there will be low sodium content transferred to the macula densa cell of the DCT, RAS will be activated. Third, whenever there will be less pressure in the afferent arteriole, RAS will be activated. So whenever RAS will be activated, there will be secretion of a renin, which is an enzyme from the smooth muscle cells, modified smooth muscle cells of the afferent and efferent arteriole. So you have to understand 2 important points. Renin is an enzyme and it is secreted by the kidney, not liver,
and it is secreted by afferent arteriole as well as efferent arteriole, and that to the modified smooth muscles of the afferent arterioles and efferent arterioles. Now renin, when it goes into the blood stream, it converts the angiotensinogen which is secreted by the liver into angiotensin 1, and this angiotensin 1 now goes to the lungs where there are enzymes, that is angiotensin converting enzyme, and it converts angiotensin 1 to angiotensin 2. Now angiotensin 2 is one of the most potent vasoconstrictor in the body. Now angiotensin, the basic cause for angiotensin, the basic need of angiotensin is to increase the blood pressure. How it does? First, it increases the thirst of the person, so he takes more, consumes more liquid content, so there is increase in the blood. Second, it is a vasoconstrictor, so it increases the blood pressure. Third, it increases aldosterone secretion from the adrenal glands. So this aldosterone, what it does? It absorbs sodium through the late DCT and the collecting tubule and water, and tries to increase the blood pressure. Because you know, when there will be absorption of sodium, there will also absorption of the water. So this is the RAS which you have to understand. Now aldosterone acts on the late DCT and collecting tubule, and it can increase sodium absorption maximum to 3%, not more than that. Because you know, 65% of the sodium is absorbed from the proximal convoluted tubule, and 25% is absorbed from the ascending thick loop of Henle, and 6% is absorbed from the early DCT, 3% is absorbed from the late DCT or the collecting tubule, and that too under the influence of aldosterone. Aldosterone cannot increase the sodium absorption more than 3%. This is written in the Davidson. So after knowing these things about diuretics and mechanism of diuretics, need of side effects of the diuretics, different parts of the kidney, now we'll come to the very important point, that is hypovolemia and hypervolemia. Because we have to understand the concepts of hypovolemia and hypervolemia to understand hyponatremia. See, first, what are the causes of hypovolemia? Hypovolemia can be divided into causes like gastrointestinal causes, then we can have kidney causes, then we can have skin causes, and then there is something which is known as internal sequestration that I am going to tell you. So what are the gastrointestinal causes? Everybody know: vomiting, increased nasogastric suctioning, then diarrhea, internal fistulas. What can be the kidney causes? Kidney causes are three which you have to remember. One is the diuretic, most common cause. Then we have tubulointestinal disease, that is TID, and then we have mineralocorticoid deficiency. Skin causes, we have burn and excessive sweating. Excessive sweating is the rare cause of hypovolemia. Burn is one of the causes. And then we can have excessive bleeding, which can also cause, in cases of trauma, hypovolemia. Then what is internal sequestration? Internal sequestration, that is, there will be fluid shift from the blood vessels to a space like peritoneum, like pleural, like peritoneum, like wall of the intestine or the pleura, so that the total sodium content will be normal. But when you measure the serum sodium, it will come decreased. That is known as internal sequestration. There are three causes of internal sequestration. First is pancreatitis, second is intestinal obstruction, and third is peritonitis. I am again repeating the cause of internal sequestration. One is pancreatitis, second is intestinal obstruction, and third is peritonitis. So this is the causes of hypovolemia. Once we know the hypovolemia causes, what are the symptoms of hypovolemia? Symptoms of hypovolemia is normal symptoms like I am undergoing right now. Patient will having thirst, feeling of thirst. Second, patient can be confused, like I am confused. Third, patient can be have dizziness, that I am not having. Dizziness, syncope, these are the symptoms. Rarely patient can have loss of consciousness. For example, in acute bleeding, patient can have loss of consciousness. What are the signs? Generally, professors during round ask what are the signs of hypovolemia. Please elicit the signs of hypovolemia. So these are 7-8 signs which you have to remember. Most important is the first sign which you should do in front of the professors are ask the patient to pull his tongue out. That is dry tongue. So dry tongue
बहुत दिनों से चला रहा है कि भाई हाइपोवोलेमिया क्या साइन है, ड्राई टंग। सेकंड इज टेकीकार्डिया। थर्ड इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। व्हाट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन? अगर पेशेंट लेटा हुआ है उसको खड़ा करवा दो, खड़ा करवाने के 3 मिनट के बाद उसका ब्लड प्रेशर ले लो। इफ द फॉल ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 20 एंड और द फॉल ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर इज मोर देन 10 देन इट इज नोन एज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये लेटेस्ट डेफिनेशन है, हैरिसन में दी हुई है, नेट पर मत जाइए, यही डेविडसन में भी लिखी है, यही हैरिसन में भी लिखी है और यही सही डेफिनेशन है। यू कैन ऑलवेज कोट दैट दिस इज द न्यू जो 21st एडिशन हैरिसन का उसमें और डेविडसन में यही डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। दैट 30 mg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दैट वी इन सब बुक्स से उसको नहीं मानिए, यही मानिए। तो हमने साइन पढ़ा, तो पहला साइन हमने पढ़ा ऑर्थोस्टैटिक ड्राई टंग, फिर हमने पढ़ा टेकीकार्डिया, ठीक है। इट इज नॉट रेस्टिंग टेकीकार्डिया। रेस्टिंग टेकीकार्डिया इज समथिंग दैट वी गेट एज एन कंसिक्वेंस ऑफ डायबिटिक ऑटोन्यूरोपैथी। उसमें क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ा रहता है, चाहे पेशेंट एंग्शियस हो, पेशेंट हाइपोवोलेमिक हो, वो नॉर्मली ही रेट बढ़ा रहेगा और वो चेंज नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एज रेस्टिंग टेकीकार्डिया। एक्चुअली ये मिसनोमर है, टेकीकार्डिया उसका हमेशा मेंटेन रहता है विदाउट एनी कॉज और वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं रेस्टिंग टेकीकार्डिया। इसका ये मतलब नहीं कि पेशेंट रेस्ट पर है टेकीकार्डिया, दैट टेकीकार्डिया इटसेल्फ इज रेस्टिंग, इट डजंट चेंज। तो 110 है तो 110 ही रहेगा, अनीमिया हो जाएगा थोड़ी देर में, तो ऐसा नहीं कि रेट बढ़ जाएगा, तो दैट इज रेस्टिंग टेकीकार्डिया। तो छोड़िए, हम लोग पढ़े थे साइंस ऑफ हाइपोवोलेमिया। साइंस में आपका आ जाएगा ड्राई टंग, फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, देन टेकीकार्डिया, नॉट रेस्टिंग टेकीकार्डिया, देन विल सी वी हैव हाइपोथर्मिया, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, डेलेरियम। कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज द साइन ऑफ हाइपोवोलेमिया ऑन द ब्रेन? आंसर इज डेलेरियम। एक्यूट डेलेरियम की एक डीडी, एक कॉज हाइपोवोलेमिया भी होता है। देन फीबल पल्स कैन बी ऑफ द कॉज एंड पॉजिटिव पीएलआर, दैट इज पैसिव लेग रेजिंग टेस्ट, जो कि आईसीयू के पेशेंट में अक्सर करते हैं। अब आफ्टर नोइंग द साइन सिम्टम्स वी विल ट्रीट द पेशेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए देखिए, हमारे पास जब भी हाइपोवोलेमिया का पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारे पास कुछ फ्लूइड्स होते हैं, जैसे नॉर्मल सलाइन होता है जिसमें 154 मिलीमोल्स सोडियम, 154 मिलीमोल्स पर लीटर क्लोराइड होता है। फिर हमारे पास रिंगर लैक्टेट्स होता है और प्लाज्मा लाइट होता है। तो अगर हम रिंगर लैक्टेट्स और प्लाज्मा लाइट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस करें, क्योंकि ये दोनों ही फ्लूइड हमें जनरली हाइपोवोलेमिया में देने रहते हैं। तो देखिए, इनमें एक तो कैटायनिक पार्ट होता है और कुछ एनायनिक फॉर्म होता है, एनायनिक फॉर्म में ही बफर होते हैं। तो अगर आप रिंगर लैक्टेट्स को देखें और प्लाज्मा लाइट को देखें, तो रिंगर लैक्टेट में अगर हम कैटायन की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम दोनों में होता है, रिंगर लैक्टेट्स में भी और प्लाज्मा लाइट में। रिंगर लैक्टेट में सोडियम थोड़ा कम होता है, दैट इज 131 मिलीमोल्स पर लीटर, वेयरएज इन प्लाज्मा लाइट सोडियम इज 140। इसीलिए जो रिंगर लैक्टेट की ऑस्मोलैरिटी होती है वो कम होती है, दैट इज 254, और प्लाज्मा लाइट की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है 294, और नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी हमारे ब्लड की 275 से 295 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर होती है। और ऑस्मोलैरिटी जो हमारे ब्लड की होती है, इट इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द सोडियम कंटेंट। प्लीज रिमेंबर, ऑस्मोलैरिटी जो ब्लड की होती है, इट इज अ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ सोडियम इन द ब्लड, वेयर जो ऑस्मोलैरिटी यूरिन की होती है, इट इज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। अगर वाटर यूरिन में ज्यादा, उसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, वाटर कम है तो ऑस्मोलैरिटी यूरिन की बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम ब्लड की ऑस्मोलैरिटी निकालते हैं तो हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं दैट इज सोडियम, और ऑस्मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 इंटू सोडियम प्लस ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अपॉन 2.8 प्लस ग्लूकोज अपॉन 18, जहां पर हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ग्लूकोज दोनों को mg/dl में रखेंगे। तो यहाँ पे बात होगी हमारी ऑस्मोलैरिटी की। हाँ, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि प्लाज्मा लाइट और रिंगर्स लैक्टेट में क्या डिफरेंस है। तो हमने देखा कि सोडियम कंटेंट प्लाज्मा लाइट में ज्यादा होता है 140, वेयरएज आरएल में 131 होता है, इसीलिए इसकी ऑस्मोलैरिटी कम होती है, दैट इज 131 सोडियम 131 होता है, इसलिए इसकी ऑस्मोलैरिटी कम होती है 254, और प्लाज्मा लाइट की ऑस्मोलैरिटी होती है 294। नाउ कमिंग टू द पोटेशियम, पोटेशियम दोनों में 5 मिलीमोल्स पर लीटर होता है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं। कैल्शियम, प्लीज रिमेंबर, प्लाज्मा लाइट डज नॉट कंटेन्स कैल्शियम, इट कैंसिल्स कैल्शियम, वेयरएज रिंगर्स लैक्टेट में कैल्शियम होता है 2 मिलीमोल्स पर लीटर। नाउ कमिंग द मैग्नीशियम, जस्ट अपोजिट, मैग्नीशियम इज एब्सेंट इन द रिंगर्स लैक्टेट बट इट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा लाइट,
और कंसंट्रेशन क्या होता है 1.5 mg/dl। इस ये कैल्शियम हटाने का एक कारण ये भी है कि यू कैन यूज प्लाज्मा लाइट और कैबालाइट अलॉन्ग विद द ब्लड, क्योंकि कैल्शियम कंटेनिंग फूड के साथ हम ब्लड नहीं दे सकते क्योंकि एडक्ट बन जाता है, इसीलिए जनरली हम आरएल को नहीं देते हैं अलॉन्ग विद दी ब्लड। अक्सर कंसल्टेंट कहते हैं भाई ब्लड दिया उसके साथ तुमने आरएल चला दिया, तो यू कैन, इसीलिए शायद मे बी दिस इज वन ऑफ द थॉट प्रोसेस दैट व्हाई कैल्शियम हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द न्यू प्लाज्मा लाइट्स और द कैबालाइट्स, बट मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो ये रिगार्डिंग कैटायंस की बात करिए। अब हम बात करते हैं एनायंस। एनायंस में हमारे 4 एनायंस होते हैं, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, एसीटेट एंड ग्लूकोनेट। देखिए एसीटेट और ग्लूकोनेट they are not present in the plasma Ringer's lactate, they are present in the plasma light, and their concentration of acetate is 27 millimoles per liter and concentration of gluconate is 23 millimoles per liter in the this plasma light. Now coming to the concentration of bicarb and chloride. Chloride is present in both. In Ringer's lactate, the chloride is present as 111 millimoles per liter. In plasma light, they are present as 98 millimoles per liter, slightly lesser amount in plasma light. Now, bicarbonate, it is present in the Ringer's lactate, but plasma lights does not contain bicarbonate. This is very important. They have acetate and gluconate for buffering. Now, now there is very important, different countries uses different bicarb concentration in Ringer's lactate, that is Hartmann solution. If you go in Australia, the bicarb concentration is 29 millimoles per liter. In India and UK, the bicarb concentration is 29, whereas in Australia it is 28 millimoles per liter. So if you want to give one value, give 28 to 29 millimoles per liter of the bicarbonate, which is absent in the plasma light. Then I have told you the osmolarity. Osmolarity of the Ringer lactate has less sodium, 131. So osmolarity is low, that is 254, and the osmolarity of plasma light is 294. So in hypovolemic patient, we use either of these, RL or plasma light, or we can use NS. How much to use? How I will be telling you while discussing hyponatremia within 20 to 25 minutes, and there all I will be telling you about some other aspect related to this. Now coming to the hypervolemia. What are the causes of hypervolemia? Hypervolemia के देखिए 3-4 cause होते हैं, chronic kidney disease, chronic liver disease, nephrotic syndrome, malnutrition, albumin जिसकी वजह से बहुत कम है, या albumin loss हो रहा है GIT से, that is Meniere's disease, जिसको हम नॉर्मल भाषा में प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी कहते हैं। तो इन सभी केसेस में we get hypervolemia. Now अगर हम थोड़ा सा मैकेनिज्म समझना चाहें तो हम क्रोनिक किडनी डिजीज में हाइपरवोलेमिया क्यों मिलता है हमें, क्योंकि एल्बुमिन लॉस से आता है, एल्बुमिन कम रहेगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम रहेगा, ऑन्कोटिक प्रेशर कम रहेगा तो जो फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में गया है उसको इंट्रावेस्कुलर स्पेस में नहीं आ पाएगा, दैट विल लीड टू दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम एक्यूमुलेशन और एडिमा हो जाएगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ एडिमा इन केस ऑफ हार्ट फेलियर? नाउ इन हार्ट वन थिंग इज दैट देयर विल बी नाउ इजेक्शन इन हार्ट फेलियर, देयर विल बी द ब्लड, there will be forward failure, blood pushing towards kidney will be low, so there will be RAS activation and there will be more aldosterone, and aldosterone as we know absorbs sodium and water, so there will be hypervolemia. Second reason in heart failure is that there will be low blood flow. Now remember Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem says that pressure is inversely proportional to velocity. So when there will be less velocity, pressure will be more, so there will be increased osmotic pressure in cases of CHF. So whenever you will study books, they say that there is increased osmotic pressure in patient of heart failure. Why? Because they have the blood flow velocity is low, and when the velocity is low, pressure will increase. So because of high osmotic pressure, there will be more leakage of the fluid and there will be edema. So in heart failure, these are the two causes. First is the activation of the RAS because of the decreased perfusion in the kidney. Second is the increased osmotic pressure. Now coming to the cirrhosis. Why in cirrhosis we have edema? The cause is almost same. First is in liver disease we have decreased albumin. Chronic liver disease we have decreased albumin production, so we have decreased oncotic pressure. So decreased oncotic pressure, there will be increased edema. Second, in chronic liver disease patient, in cirrhosis patient, there will be
splanchnic vasodilation, so more blood will flow from the main circulation towards the splanchnic circulation, so there will be decreased perfusion to the kidney, then there will be again RAS activation, and aldosterone will cause sodium and water retention, and therefore it will cause the hypervolemia. So this was the point कि हम CKD, CLD और heart failure में क्यों we have hypervolemia. So these are the, now we have to understand what are the symptoms. Generally the symptoms होता है hypervolemia, patient complain of dyspnea, सांस फूल रही है, और सेकेंडली कभी कभी सूजन वो खुद बताती है, तो एडिमा, डिस्निया एंड एडिमा, दीज आर द सिम्टम. दिस एडिमा कैन ऑल्सो बी अ साइन, लेकिन अगर वो पेशेंट खुद बता रहा है तो सिम्टम हो गया, आपने ढूंढ लिया छोटा सा सूजन, देन इट विल बी अ साइन. सो इफ आई आस्क व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपरवोलेमिया, यू विल से डिस्निया एंड एडिमा. ठीक है, प्लस यू विल ऑल्सो से दैट ये एडिमा कैन ऑल्सो बी अ साइन. नाउ कमिंग टू द साइंस ऑफ हाइपरवोलेमिया. साइंस ऑफ हाइपरवोलेमिया, रेज जेवीबी, पल्मोनरी एडिमा जो कि आपको क्रैकल्स मिलेगा ऑस्कल्टेशन में, प्लूरल इफ्यूजन्स, डिक्रीज एयर एंट्री उधर आपको मिलेगी. देन पेशेंट विल हैविंग एसाइटिस, देन पेशेंट विल बी हैविंग पेरिफेरल एडिमा, एंकल एडिमा, देन पेशेंट विल हैव पॉजिटिव हेपाटोजुगुलर रिफ्लेक्स, देन पेशेंट कैन हैव इंक्रीज वेट गेन, एंड इवन सम पेशेंट कैन डेवलप हाइपरटेंशन. ओके, सो दीज आर द causes of hypervolemia. So we have seen the hypervolemia causes, what are the symptoms, what are the signs. So treatment part जब हम treatment पढ़ेंगे तो हम देखेंगे. अब इससे पहले कि हम हाइपोनेट्रीमिया पे कूदे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइपोनेट्रीमिया में आता है, SIADH, दैट इज सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रेशन. तो हम उसको पहले देख लेते हैं कि वो क्या होता है, क्योंकि तब हम जब हाइपोनेट्रीमिया पढ़ेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि ये वहाँ पर कई जगह SIDH आएगा तो इट विल बिकम्स वेरी नास्टी और डिफिकल्ट हो जाएगा कि भाई SIDH क्यों बात. तो पहले उसको हम देख लेते हैं. SIDH का फुल फॉर्म होता है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रेशन. तो ADH का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है. ये जस्ट अपोजिट है डायबिटीज इंसिपिडस के, जहाँ पर ADH का सिक्रेशन कम हो जाता है. तो जब ADH का सिक्रेशन यहाँ कम हो जाएगा तो क्या क्या होगा, इसकी डायग्नोसिस बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट. SIADH की डायग्नोसिस बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट. बहुत सारे लोग आपको SIDH पढ़ाते हैं, लेकिन वो आपको ये कभी नहीं बताते कि SIDH की डायग्नोसिस कैसे बनाते. तो जो रिसेंट गाइडलाइन है SIDH की डायग्नोसिस के लिए वो मैं आपको बताता हूँ. उसमें 7-8 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए. सबसे पहला पॉइंट है, पेशेंट शुड बी यूवोलेमिक. और इसी चीज को इट्स वेरी इजी टू टीच कि पेशेंट शुड बी यूवोलेमिक, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एलिसिट दैट पेशेंट इज यूवोलेमिक. तो मैं आपको SIDH की डायग्नोसिस के जो पॉइंट्स 8-9 बता रहा हूँ, इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए. मैं आपको अभी चार्ट के फॉर्म में भी दिखाई दूंगा, एडिट करूंगा जब वीडियो. अगर नहीं बाई चांस मैं एडिट कर पाता हूं तो मैं आपको बता रहा हूं, लिख लीजिए. SIDH के डायग्नोसिस का सबसे पहले है डिक्रीज सोडियम. यू पेशेंट शुड बी यूवोलेमिक. सेकंड, डिक्रीज सोडियम. सोडियम शुड बी लेस देन 135. सेरम ऑस्मोलैरिटी शुड बी लेस देन 270 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर. फोर्थ पॉइंट, यूरिन ऑस्मोलैरिटी शुड बी मोर देन 100. फिफ्थ पॉइंट, यूरिन सोडियम शुड बी मोर देन 20 मिलीमोल्स पर लीटर. अब अगर हम डेविडसन को उठाते हैं तो डेविडसन ये कहती है कि यूरिन सोडियम शुड बी मोर देन 30, और यूरिन ऑस्मोलैरिटी को वही बोलती है कि मोर देन इट शुड बी मोर देन 100. एंड सिक्स्थ, एनीथिंग विच कैन कॉज SIDH इज डायग्नोस्ड. तो भाई मैं आपको फिर से सारे पॉइंट रिपीट करा देता हूं कि पेशेंट शुड बी यूवोलेमिक, सोडियम शुड बी लेस देन 130, osmolarity should be less than 270, urine sodium should be more than 20, in case of Davidson more than 30, and urine osmolarity should be more than 100, and anything which can cause SIDH should be diagnosed. फिर ये आपको डायग्नोसिस किया, प्लस अब जो सेकंड पॉइंट आ रहा है उसमें बहुत सारे सब पॉइंट्स. उसमें क्या है, एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट. मतलब वो जो कॉजिंग चीजें हैं, इसमें बहुत बड़ी लिस्ट है जो मैं आपको कुछ लिखवा दे रहा हूं, उनको आप देख लीजिए. दीज ऑफ इनमें से कुछ भी प्रेजेंट होना चाहिए. पहला CNS कॉज होगा, दूसरा कुछ ड्रग्स हैं, तीसरा पल्मोनरी कॉज है. इनमें से एक भी कुछ आपको ढूंढना पड़ेगा. ये तो जो आपको पॉइंट बताया होनी चाहिए, प्लस इनमें से भी कुछ होना चाहिए. तो CNS के क्या कॉज है, CNS में एनी ट्यूमर, कोई ट्रॉमा हो गया, सबरेक्टल हेमरेज हो गया, SDH हो गया, या इन्फेक्शन हो गया, पस हो गया, या मेनिंजाइटिस हो गया, ये सारे जो है कॉजेज उसमें आते हैं. ड्रग्स, अब प्लीज रिमेंबर, ड्रग्स आपको सारी लिस्ट याद होनी चाहिए SIDH की, तो उसको आप रोज पानी पी के याद करिए. SIDH कॉजिंग ड्रग, कौन कौन सी ड्रग SIDH कॉज कर सकती हैं. सो एंटी
इट कैन बी लॉट ऑफ ड्रग विच कैन कॉज इट। तो कुछ आपको बता दे रहा हूँ, कुछ आप हैरिसन में देख लीजिएगा, बट मैक्सिमम मैं आपको बता दे रहा हूँ। एंटी कन्वल्सिव ड्रग जैसे कार्बाजेपिन, देन एंटी साइकोटिक ड्रग आपकी हो जाएगी जैसे हेलोपेरिडोल, देन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आपकी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। फिर एनेस्थीसिया में 3 ड्रग्स यूज होती हैं, दैट इज बेंजोडाइजेपिन, फेंटानिल एंड ऑक्सीटोसिन, वो हो गई। उसके बाद आपकी कुछ दवाइयां आती हैं जैसे SRUI दैट इज सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, देन अमाइड्रेन हो गई, देन विनक्रिस्टिन हो गई, देन निकोटीन हो गई, फिर आपकी साइक्लोफॉस्फेमाइड हो गई, क्लोफाइब्रेट हो गई, कॉलकीन हो गई। सो ये सब ड्रग्स हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। दीज ड्रग्स कैन कॉज एसआईडीएच। तो ये सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट पल्मोलॉजी कॉज में हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी। फिर रिपीट कर दे रहा हूं ये 4 कॉज, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज आपको प्रेजेंट होती है। अब तीसरा ग्रुप आया, इनमें से कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए एसआईडीएच के डायग्नोसिस के लिए। दैट और ये क्या चीजें हैं, तो मैंने पहले आपको 4, 5, 6 पॉइंट बताए, फिर मैंने बताया 3 चीजें जैसे ड्रग्स, सीएनएस कॉज, पल्मोलॉजी कॉज जिसमें से कुछ प्रेजेंट होना चाहिए। अब मैं आपको वो कॉज बता रहा हूं जिनमें से कुछ भी नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। उसमें पहला कॉज है पेशेंट शुड नॉट बी अ केस ऑफ सीकेडी, सीएलडी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और सीएचएफ। दिस इज वेरी गुड। इन पेशेंट में आप एसआईडीएच की डायग्नोसिस नहीं बना सकते क्योंकि इसमें पेशेंट जनरली हाइपरवोलेमिक होगा। और पहली लाइन मैंने क्या बताया एसआईडीएच की डायग्नोसिस में कि पेशेंट शुड बी यूवोलेमिक, इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है इनमें डायग्नोसिस बनाना। तो पेशेंट शुड नॉट बी अ केस ऑफ सीकेडी, सीएलडी, सीएचएफ और हाइपोएल्बुमिनिया। सेकेंड, पेशेंट शुड नॉट हैव वॉमिटिंग, पेन because they also lead to secretion of ADH, or on positive pressure ventilation और a post operative case, क्योंकि इन सब केस में ADH सीक्रेट होता है और आप उसको मिस डायग्नोज कर लेंगे एसआईडीएच। तो 4 कॉज क्या है, वॉमिटिंग, पेशेंट पेन, he should not have vomiting, no pain, he should be not be on positive pressure ventilation, he should not be a post operative case। तीसरा, पेशेंट should not have any thyroid और pituitary abnormalities, क्योंकि थायराइड पिट्यूटरी होगी तो भी एडीएच सिक्रीशन हो सकता है, ठीक। जब ये सारी चीजें आप हटा दोगे तब यू विल से दैट एसआईडीएच की डायग्नोसिस बन गई। तो पहले 6 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया सीएनएस, पल्मो और मेडिसिन वाले, वो उसमें से कोई एक पॉइंट, और फिर जो इतने सारे पॉइंट्स बताए उनमें से कोई पॉइंट्स ना हो, जब तब हम बताएंगे पेशेंट, तब हम कहेंगे कि पेशेंट हैव एसआईडीएच, ठीक है। तो ये एसआईडीएच के बारे में मैंने यहाँ आपको बता दिया कि एसआईडीएच की डायग्नोसिस कैसे बनती है, जिससे कि अब हम जब हाइपोनेट्रीमिया पढ़े तो वहां जब भी एसआईडीएच आए तो आपको समझ में आए कि एसआईडीएच होता क्या है। अब एसआईडीएच का हम यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं बता रहे हैं, आगे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सोडियम में जाने से पहले 2-3 छोटी चीजें मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा हिस्ट्री वाइज इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा लगेगा समझने में कि जो सोडियम, जब 1950s का समय था, 1950s में जो सोडियम का हम सोडियम को मेजरमेंट करते थे तो उसका मेजरमेंट का तरीका था फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो उसमें क्या आता था, हम सोडियम लेते थे जो भी सैंपल में, उसको हम एक फ्लेम के ऊपर से फेंकते थे और फिर और उस तरफ लगा रहता था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो जो वेव्स उधर जाती थी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स पर, इस फ्लेम के ऊपर से, वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स को पकड़ता था, उसको एक्सट्रापोलेट करके हमें सोडियम की वैल्यू देता था। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टच पॉइंट है कि जब हम सैंपल को उस फ्लेम के ऊपर से फेंकते थे तो हम उस सैंपल को जैसे रॉ फॉर्म में ब्लड निकाला हम नहीं फेंक सकते थे। देयर वाज अ लिमिट, उस ब्लड को हमें डाइल्यूट करना पड़ता था डाइल्यूएंट डाल के, और जब वो एक स्पेसिफिक लेवल तक डाइल्यूट आता था तब हम उसको फ्लेम के ऊपर फेंकते थे और फिर वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उसको पकड़ता था। अब मान लीजिए किसी इंसान की प्रॉब्लम क्या है, अब आप सोचिए किसी पेशेंट में लिपिड बढ़ा हुआ है या कोई मल्टीपल मायलोमा का पेशेंट है जिसमें पैराप्रोटीन्स यानी इम्यूनोग्लोबिन्स बढ़े हुए हैं, तो क्या करेगा, उसको हम डाइल्यूट करते जाएंगे। अब डाइल्यूशन के लिए डाइल्यूएंट और लगेगा तो ब्लड और डाइल्यूट होगा। तो जब ब्लड और डाइल्यूट होगा और हम उसको ऊपर से फेंकेंगे फ्लेम के ऊपर, और जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पकड़ेगा तो एक्सेसिव डाइल्यूशन हो जाने की वजह से अब वो सोडियम की इनकरेक्ट लो वैल्यू देगा। मेरे हिसाब से आप समझ रहे हैं चीजें, क्योंकि अब हम उसको ज्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं। क्योंकि डाइल्यूट क्यों ज्यादा करना पड़ रहा है और थिक क्यों है, क्योंकि वहां पर पैराप्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबिन्स ज्यादा हैं या लिपिड बहुत ज्यादा है, तो अब हमें उसे ज्यादा डाइल्यूट करना पड़ रहा है। तो ये एक तरीके का डाइल्यूटिंग मेथड हो जाता था सोडियम को मेजरमेंट करने का।
तो मल्टीपल मायलोमा के केस में या बहुत ज़्यादा जब लिपिड होता था तो ज़्यादा डाइल्यूएंट यूज़ करने के वजह से फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में सोडियम कम आता था, दैट वाज अ फॉल्स वैल्यू। ठीक है, तो दिस वाज ये 1950s में यूज होता था। फिर 1980s में हमारे पास आया सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियोमेट्री, और सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियोमेट्री भी दो तरीके का था, एक था इनडायरेक्ट इलेक्ट्रोड सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियोमेट्री, एक था डायरेक्ट इलेक्ट्रोड सोडियम डायरेक्ट इलेक्ट्रोड डायरेक्ट आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियोमेट्री। तो जो इनडायरेक्ट आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियोमेट्री था, जिसको हम ये 1980s में स्टार्टेड हुआ था अमेरिका में, अभी भी अमेरिका में इसी को यूज करते हैं। इसमें भी डाइल्यूशन करना पड़ता है, तो इसमें भी मल्टीपल मायलोमा या बहुत ज्यादा जब लिपिड बड़ा होगा तो आपकी सोडियम कम आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड सूडो हाइपोनेट्रीमिया। अभी हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, तो देयर इज अ स्पेसिफिक मेथड दैट इज डायरेक्ट आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियोमेट्री, उसके मदद से आप सोडियम का मेजरमेंट करेंगे, तब आपका सही मेजरमेंट आएगा। तो ये बहुत, जब भी सूडो हाइपोनेट्रीमिया हो तो सोडियम जो लो आएगा दैट इज फॉल्स, दैट इज सूडो हाइपोनेट्रीमिया, वो वैल्यू सही नहीं होती। तो पूछा जाएगा कि अब आपको क्या करना है, देन यू हैव टू ऑर्डर सोडियम, और बगल में आपको लिखना पड़ेगा, बहुत कम लैब्स ही करती हैं, डायरेक्ट आयन स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियोमेट्री, उससे आपकी सोडियम की सही वैल्यू आएगी। क्योंकि अभी भी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बन पाया मल्टीपल मायलोमा के केस में कि भाई जो वैल्यू आई उसमें फॉर्मूले में डाल के हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। ठीक, तो ये हो गया। अब हम आ जाएंगे कॉजेज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया पे। तो क्या क्या कॉजेज हाइपोनेट्रीमिया के हो सकते हैं, उसको आप तीन पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, हाइपोवॉल्यूमिया के कॉज, यूवॉल्यूमिया के कॉज एंड हाइपरवॉल्यूमिया के कॉज। देखिए हाइपर वॉल्यूमिया का कॉज तो बहुत आसान है भाई, क्रोनिक किडनी डिजीज है, क्रोनिक लीवर डिजीज है, हार्ट फेलर है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, हाइपोएल्बुमिनिया है, मेल न्यूट्रिशन है जिसमें भी एल्बुमिन की कमी है, ये सब वॉल्यूम बढ़े हुए साइन और सिम्टम से पता चल जाएगा। यू वॉल्यूमिया के चार कॉजेज आपको याद रखने हैं। पहले SIADH, सबसे पहला जब भी पेशेंट यू वॉल्यूमिक है, हाइपोनेट्रिमिक है, सबसे पहली चीज जो आपको सोचनी है दैट इज SIADH। इसीलिए आई हैव टॉट यू SIADH इन ग्रेट डिटेल। तो उसमें आपको SIADH। सेकंड इज हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म से एग्जैक्टली हाइपोनेट्रीमिया कैसे होता है, टिल डेट हमारे पास इसका आंसर नहीं है। सो इफ यू पीपल वांट यू कैन डू रिसर्च एंड गेट नोबेल प्राइज इन इट। थर्ड कॉज होता है पेशेंट एक्सेसिव पानी पी रहा है, प्राइमरी पॉलीडिप्सिया, मतलब मुझे तो प्यास लग रही है तो उसको उसमें मत डालिएगा। 4 पेशेंट एक्सेसिव बियर पी रहा है, दैट इज नोन एज बियर पोटमीनिया। 5th एक्सेसिव आईवी फ्लूइड किसी को चल रहा है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट फ्री चल रहा है कंटेंट, जैसे डेक्सट्रोज दिए जा रहे हैं, या TURP हो रही है, ट्रांसयूरेथ्रल सेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, उसमें इरिगेशन फ्लूइड चला जा रहा है बहुत ज्यादा। तो इस सब केस में पेशेंट कैन डेवलप यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। देन लास्ट, व्हाट आर द कॉजेज, हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया आपको मिलेगा ऑल द कॉजेज ऑफ हाइपोवॉल्यूमिया जो कि हमने पहले डिस्कस किया है। किडनी के कॉज हो सकते हैं जैसे डायबिटिक, ट्यूबुलो इंटेस्टिनल डिजीज, स्टिड, देन डिक्रीज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, with GIT cause vomiting, nasogastric suctioning, diarrhea, internal fistulas, skin के causes sweating, then increased bleeding, burn. फिर there is cause internal sequestration like pancreatitis, peritonitis, and intestinal obstruction. So these are the causes of hyponatremia. सो अब जब भी हमें हाइपोनेट्रीमिया मिला तो एक तो हमें मोटा मोटा ये देखना पड़ेगा कि भाई व्हाट आर द, जो हमने ये मोटे वाली एक पढ़ा कि पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक है, यू वॉल्यूमिक है कि हाइपरवॉल्यूमिक, तो उसके हिसाब से कई बार हमें कुछ नहीं सोचना पड़ता और सीधे, जैसे हमने देखा हाइपोनेट्रीमिया है, सोडियम का 128 है, हमने देखा कि यार पेशेंट का एल्बुमिन 1.8 है, तो हमको तुरंत समझ में आएगा दिस इज अ कॉज ऑफ हाइपरवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। So you will see in real life a lot of time if you simply know the classification of hyponatremia, that is hypovolemic, euvolemic and hypervolemic, you will be able to diagnose a person whether that what is the cause of this hyponatremia. But there are certain cases जहाँ पर 30 to 40% cases जहाँ पर you will be not able to know what is the cause. So there you have to follow an algorithm. So now I'm telling you that algorithm. What is that algorithm? Whenever you have a low sodium, you have to order a serum osmolality.
If there is a low sodium, osmolarity should be low, then only you will call that it is a true hyponatremia. Then you will be called that. Then it will be called as true hyponatremia. Because in any other condition, that is, for example, if there is a scenario where there is low sodium but normal osmolarity, then it is not a true hyponatremia. Then there is a low sodium, there is a high increased osmolarity, that will also not be a true hyponatremia. So true hyponatremia will be only called when there will be low sodium along with the low osmolarity. That will be called as true hyponatremia. So before discussing true hyponatremia, we should discuss something about these two scenarios. The first scenario where sodium is low but osmolarity is normal, that is known as pseudo hyponatremia, what we see in case of multiple myeloma or in the cases of the lipid. So why we call it as pseudo hyponatremia? Because actually the sodium is not low, but it is the fault of the methods that we use to diagnose sodium in the laboratories. Because we use diluent, we dilute the sample, and because of that dilution, sodium comes less. Therefore, it is not the serum or the blood where sodium is less. It is the, we can say a pitfall, or we can so कि ये गलती हो गई आपकी लैब से because of excessive dilution. So that is called as pseudo hyponatremia. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? Whenever you get a diagnosis of pseudo hyponatremia, you will order direct ion specific electrode potentiometry और आपकी correct diagnosis आ जाएगी. तो this was regarding pseudo hyponatremia. Now second scenario, जहाँ सोडियम तो कम है लेकिन osmolarity बढ़ी हुई है. ऐसा जनरली दो ही केस में होता है. पेशेंट मैनिटॉल पर होता है या पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिक होता है. तो होता क्या है कि जब पेशेंट में ज्यादा मैनिटॉल होगा या ग्लाइसीमिया ज्यादा होगा तो ऑस्मोलैरिटी ब्लड की बढ़ जाएगी, और ब्लड की जब ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है तो वो वाटर को ट्रैक कर लेता है सेल से बाहर, और हमें क्या होता है? हाइपोनेट्रीमिया मिलता है. तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? मैनिटॉल और ग्लूकोज को कम करना पड़ेगा, मैनिटॉल को बंद करना पड़ेगा, दैट इज. या फिर कभी कभी टॉक्सिन को इंजेक्शन हो गया, जैसे इथाइलिन इथेनॉल का बहुत ज्यादा इंजेक्शन हो गया तो वो भी ऑस्मोलैरिटी बढ़ा देगा. तो जब भी ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुआ है तो हमें सोचना चाहिए देयर कैन बी सम ड्रग विच कैन बी मैनिटॉल और इंक्रीज ग्लूकोज, एंड इन सम केसेस इट कैन बी अल्कोहल. आफ्टर दिस नाउ विल बी कमिंग टू, अब हम मेन ट्रू हाइपोनेट्रीमिया पे आते हैं कि जहां पर सोडियम भी कम है और ऑस्मोलैरिटी भी कम है. ऐसे केस में ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट टेस्ट दैट यू विल बी डूइंग विल बी यूरिन ऑस्मोलैरिटी. और यूरिन ऑस्मोलैरिटी के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट यूरिन ऑस्मोलैरिटी इज अ फंक्शन ऑफ वाटर. मोर द वाटर, यूरिन ऑस्मोलैरिटी विल बी लेस. लेस द वाटर, यूरिन ऑस्मोलैरिटी विल बी मोर. Just the reverse is seen in cases of the blood. In blood, blood osmolarity is a function of sodium content. More the sodium content, more will be the blood osmolarity. Lesser the sodium content, lesser will be the blood osmolarity. Now here you will order a urine osmolarity. Now if urine osmolarity can be less than 100, more than 100. If it is less than 100, that means water content is more. So the causes can be प्राइमरी पॉलीडेप्सिया हो सकता है, पानी बहुत पी रहा हो पेशेंट, बियर पोटोमीनिया, बहुत ज़्यादा बियर पी रहा, या तीसरा देयर कैन बी आईवी फ्लूइड बहुत ज़्यादा चल रहे हो, लाइक डेक्सट्रोज कंटेनिंग फ्लूइड चल रहा हो, या पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव केस है उसको कोई ऐसी सर्जरी हुई जिसमें इरिगेशन फ्लूइड यूज़ किया गया, जैसे TURP, ट्रांसरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट. ठीक है, तो ये सारे कॉजेस हो सकते हैं. तो जब भी आपकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी मोर देन लेस देन 100 आए तो आपको ये सारी चीज़ सोचती है. अगर इट इज़ लेस देन, इट इज़ मोर देन 100 आए तो क्या करेंगे? मोर देन 100 आ रहा है तो अब आपको सेकंड, आपने करवाया यूरिन ऑस्मोलैरिटी, लेस देन 100 आया, दैट मीन्स वाटर कंटेंट खूब ज़्यादा है. वाटर कंटेंट खूब ज़्यादा है तो क्या कह सकते हैं? प्राइमरी पॉलीडेप्सिया, बियर पोटोमीनिया, या कोई इरिगेशन फ्लूइड चल रहा है. लेकिन अब आपने कराया यूरिन ऑस्मोलैरिटी मोर देन 100 आई है. जब मोर देन 100 आई है तो अब आपको सेकंड टेस्ट कराना पड़ेगा यूरिन सोडियम लेवल. ठीक है, तो जब भी यूरिन ऑस्मोलैरिटी मोर देन 100 आए तो सेकंड टेस्ट दैट यू हैव टू डू गो फॉर इज यूरिन सोडियम. अब यूरिन सोडियम लेस देन 30 आ सकता है, मोर देन 30 आ रहा है. अगर यूरिन सोडियम मोर देन 30 आ रहा है इसका मतलब किडनी सोडियम के एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही. तो पहली चीज तो आपको देखना होगा कि ऐसा तो नहीं पेशेंट इज अ CKD पेशेंट. तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेल इज सी वेदर पेशेंट इज ऑफ CKD और नॉट. अगर पेशेंट CKD का नहीं है तब आपको देखना होगा, आपने नहीं CKD नहीं है, फिर आपको देखना पड़ेगा पेशेंट यूवोल्यूमिक है कि हाइपोवोल्यूमिक है. अगर पेशेंट यूवोल्यूमिक है तो सिर्फ 2 डिग्री बनेगी, एक SIDH या हाइपोथायराइडिज्म. अगर पेशेंट हाइपोवोल्यूमिक है तो सारे कॉजेज हाइपोवोल्यूमिया के आप बताएंगे जो किडनी से रिलेटेड थे. और किडनी से रिलेटेड 3 कॉज थे: डायूरेटिक, मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी, दैट इज
एड्रिनल ग्लैंड की इंसफिशिएंसी, और तीसरा था टिड, दैट इज ट्यूबुलो इंटेस्टिनल डिजीज। ठीक है। दूसरा, अब हम फिर से आते हैं जहाँ यूरिन सोडियम लेस देन 30 आता है। यहाँ मतलब किडनी कुछ फंक्शन कर रही है, सोडियम को एब्जॉर्ब कर रही है। ऐसे केस में हम फिर से पेशेंट को देखेंगे, इस पेशेंट हाइपोवोलेमिक और हाइपरवोलेमिक। अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिक है तो हाइपोवोलेमिक के सारे कॉजेज आएंगे एक्सेप्ट किडनी। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के जो कॉजेज हैं वो आएंगे, स्किन के जो कॉजेज हैं वो आएंगे, बर्न वाले कॉजेज वो सब आएंगे हाइपोवोलेमिक के। लेकिन क्या कॉज नहीं आएगा? किडनी वाला कॉज वहां पर आ चुका है। फिर एक और पॉइंट बनेगा कि यूरिन सोडियम अगर लेस देन 30 है और पेशेंट हाइपरवोलेमिक है, तब सारे हाइपरवोलेमिया के कॉज आ जाएंगे, जैसे CKD, CLD, CHF, मैल न्यूट्रिशन, हाइपोवोलेमिया। तो इस तरीके से हमें डायग्नोस करना होगा जब भी कभी सोडियम कम है। सोडियम कम आता है तो पहली चीज़ आप क्या देखोगे, जो मैंने आपको कॉजेज बताया, हाइपोवोलेमिक कॉज क्या है, यूवोलेमिक कॉज क्या है, हाइपरवोलेमिक का कॉज है, उनको देखो। उनसे आपकी 60% केस में डायग्नोसिस बन जाएगी। अगर नहीं बनता है तो आप इस एल्गोरिथम को फॉलो करो और यू विल गेट अ डायग्नोसिस। अच्छा, अब किसी पेशेंट को अगर हाइपोनेट्रीमिया हो गया तो व्हाट कैन बी द सिम्टम्स, और हम क्यों कहते हैं कि 48 आवर्स से पहले हम बोलते हैं एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया और 48 आवर्स के बाद डेवलप हो रहा है धीरे धीरे तो वी से क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया। इसका कारण समझने के लिए आपको हाइपोनेट्रीमिया की पैथोफिजियोलॉजी समझनी होगी। व्हेनेवर देयर इज हाइपोनेट्रीमिया, व्हाट हैपेंस दैट अमाउंट ऑफ, for example, if patient has developed hyponatremia, so what happens, the osmolality will be low, so fluid will shift from the blood to the brain cell and brain cell will start swelling. So what will now brain cell do? Brain cell will try to accommodate this, and brain cell will not try to increase their decrease their osmolality. How will they decrease their osmolality? They decrease their osmolality by doing two things. First, they decrease the solute production. Second, they made the potassium out from the cell. So when their osmolality decreases, the osmolar gap between the blood and the brain comes closer, and thus the further shift of the fluid from the blood to the brain is decreased, and thus swelling is decreased. So this is how brain accommodates itself. But this accommodation takes around 48 hours. Therefore, we say if hyponatremia develops within 48 hours, it is called as acute hyponatremia, and if it develops after 48 hours, it is called as a chronic hyponatremia, which is more dangerous. Acute, because in acute hyponatremia, the brain is not getting time to accumulate itself, so there will be more symptom. Therefore, there will be a lot of people in whom sodium will be 120, but it will be slowly decrease in the sodium. So brain will be accommodating itself. But a sudden decrease of sodium of around 7 to 8 within 8 hours can produce symptom, even if the sodium value is 128. So it is not the absolute value of the sodium which is important. It is the time which body has taken during the decrease of sodium is important. तो किसी का अगर तुरंत 5 से 6 भी कम हो गया तो दैट कैन प्रोड्यूस सिम्टम, और किसी का 115 118 चल रहा है और आप देखेंगे कोई सिम्टम नहीं। उसका रीजन यही है कि धीरे धीरे होगा तो ब्रेन अपने आप को एकोमोडेट कर लेगा, बट फास्ट वाले में एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। तो व्हाट आर द सिम्टम वही है, रेज्ड आईसीटी के जब भी हेडेक रहेगी, पेशेंट को वॉमिटिंग रहेगी। इनिशियली पेशेंट कहेगा यार मुझे काम करने का मन नहीं करता, मलेज रहेगा, एनोरेक्सिया रहेगा, वॉमिटिंग होगा, फाइनली सीजर भी हो सकता है। फिर वही डिपेंड करेगा कि सीजर एंड कोमा की whether it is acute or chronic, and on second part it also depends upon the exact number, but the main determining point is how fast hyponatremia has developed. अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ठीक है भाई आपने हाइपोनेट्रीमिया डायग्नोस कर लिया, अब इस हाइपोनेट्रीमिया का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो अब आपको हाइपोनेट्रीमिया के ट्रीटमेंट के लिए फिर उसी टेबल पे जाना पड़ेगा कि हाइपोनेट्रीमिया का क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम स्टेटस, हाइपोवोलेमिक, यूवोलेमिक, हाइपरवोलेमिक। अब अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिक का है तो यू हैव टू गिव दी फ्लूइड, जो कि आप आरएल या एनएस या प्लाज्मा लाइट दे सकते हैं। ठीक है, तो आप वो कैसे देंगे वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता सकता हूँ। मान लीजिए एक औरत है, 80 kg की औरत है, और उसका जो
सोडियम कंटेंट है दैट इज 118 मिलीक्यूलेंट्स पर लीटर। अब पेशेंट हाइपोवोलुमिक है और आपको उसको सोडियम देना है तो आप कितना देंगे? तो अब इसमें आपको फ्लूइड देना है, मान लीजिए हम NS देना चाहते हैं और NS में 154 मिलीक्यूलेंट्स पर लीटर सोडियम होता है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसमें समथिंग विच इज नोन एज सोडियम डेफिसिट। ठीक है, तो जो भी पेशेंट हाइपोवोलुमिक हाइपोनेट्रीमिया के होंगे उसमें आप एक चीज कैलकुलेट करेंगे, सोडियम डेफिसिट। देखिए सोडियम डेफिसिट कैलकुलेट करना बहुत आसान है, उस पेशेंट का टोटल बॉडी वाटर कैलकुलेट करिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना सोडियम आप 24 घंटे में बढ़ाना चाहते हैं। देखिए गाइडलाइंस कहती है कि आप 8 से 10 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब जो लेटेस्ट गाइडलाइन वो कहती है कि 6 to 8 से ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए और बेस्ट है कि आप सिर्फ 6 बढ़ाइए पूरे दिन। ठीक है, पहले कहते थे 10 to 12 बढ़ाइए, बट उसमें भी बहुत सारे लोगों को सेंट्रल पोंटाइन माइलोनिसिस हो गया, फिर आया कि भाई 8 से 10 बढ़ाओ, उसमें भी कई लोग को हो गया। तो अभी कहते हैं 6 to 8 इज द बेस्ट। तो 6 to 8 मिलीक्यूलेंट्स ऑफ सोडियम शुड बी इंक्रीज विद इन द 28 आवर्स। अब मान लीजिए ये लेडी 80 kg की है, इसका सोडियम 118 है, इसको हमें 24 घंटे में, मान लीजिए ये भी मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, इसका सोडियम हमें 118 से 130 करना है। सही नहीं है बट जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पज ईजी हो जाएगा मुझे आपको बताने के लिए। तो अब हमें इसका सोडियम डेफिसिट कैलकुलेट करना है। तो सोडियम डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्म होता है, टोटल बॉडी वाटर इनटू जितना सोडियम आप 24 घंटे में बढ़ाना चाहें। तो इसका सोडियम कितना बढ़ाना चाह रहे हैं, 118 से 130 करना चाह रहे हैं, यानी 12, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल बॉडी वाटर। टोटल बॉडी वाटर फीमेल में कैसे निकालेंगे, 0.5 इंटू वेट 80 kg है तो 0.5 इंटू 80 या टोटल बॉडी वाटर का इंटू 12, सो दैट विल कम अराउंड 480 मिलीक्यूलेंट। तो सोडियम डेफिसिट इस लेडी में 480 मिलीक्यूलेंट है। अब मान लीजिए आप NS से ट्रीट करना चाहते हैं, NS में कितना होता है 154 मिलीक्यूलेंट्स पर लीटर। तो हम 480 जो कि पेशेंट को चाहिए इसको डिवाइड कर लेते हैं किससे, 154 से, तो कितना आ गया 3.12 लीटर, यानी 24 घंटे में हमें कितना NS देना पड़ेगा 3.12 लीटर। अब 3.12 लीटर यानी 3120 ml, तो 3120 ml को अपॉन किससे कर लीजिए 24 से डिवाइड कर लीजिए, तो हर घंटे कितना देना पड़ेगा 130 ml पर आवर, आंसर आ गया। तो मतलब इस लेडी को 130 ml पर आवर आते हैं, और ये चीज़ आप हर 4-5 घंटे पर करते रहिए तो आप उसके जो सोडियम डेफिसिट है उसको ठीक कर लेंगे। तो जब भी सोडियम डेफिसिट निकालना हो तो सबसे पहले आप उसके टोटल बॉडी वाटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना सोडियम बढ़ाना है। जब ये वैल्यू आ जाए तो जो भी आप फ्लूइड दे रहे हैं उसमें सोडियम कितना है उससे डिवाइड कर लें। इससे आपका 24 घंटे में कितना लीटर, जैसे इस लेडी का 480 मिलीक्यूलेंट्स आया और हमें NS देना था, NS में 154 मिली मोल्स पर लीटर होता है, तो हमने 480 को 154 से डिवाइड कर लिया, 3.12 लीटर आ गया। अब ये हमें देना है 24 घंटे में, तो 3.12 लीटर मतलब 3120 ml को 24 से डिवाइड कर लिया, तो 130 ml पर आवर आ गया, तो 130 पर। तो इस तरह से आप किसी भी हाइपोवोलुमिया के पेशेंट को दे सकते हैं ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट यूवोलुमिक है तो आपको कॉज देखना पड़ेगा, अगर SIDH है तो SIDH का ट्रीटमेंट कीजिए, हाइपोथायराइडिज्म है तो हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट कीजिए, बीआरपोटिनीमिया है तो बीआर पीने से रोकिए, प्राइमरी पॉलीडेप्सिया है तो उसमें आपको SSRI और वो सब साइकेट्रिकल इवैल्यूएशन की जरूरत है। अगर इलेक्ट्रोलाइट, अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड चल गया है IV, जैसे इलेक्ट्रोलाइट फ्री डेक्सट्रोज चला गया है किसी में बहुत ज़्यादा, या इरिगेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में आप लैसिक्स दे सकते हैं और वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि स्लोली वो निकल जाए। हाइपरवोलुमिया केस में यू हैव टू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, प्लस आपको फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन रखाना पड़ेगा, 700-800 ml से ज़्यादा फ्लूइड ना जाए, क्योंकि दैट विल कॉज पल्मोनरी एडिमा एंड डिस्निया एंड ऑल्सो हाइपोनेट्रीमिया फर्दर। तो ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब SIDH का ट्रीटमेंट क्या होता है, देखिए SIDH का बेसिक ट्रीटमेंट, SIDH मैंने आपको बता दिया, बेसिक ट्रीटमेंट क्या है, आप पेशेंट को फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन पर रख दें, लेकिन आप लगातार पेशेंट को फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन पर नहीं रख सकते हैं। तो आपने फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन में पेशेंट को रखने के 24 से 48 घंटे बाद आप यूरिन सोडियम कराइए। अगर यूरिन सोडियम कम हो जाता है, क्योंकि SIDH के डायग्नोसिस के लिए यूरिन सोडियम शुड बी मोर देन 20 एंड डायबिटीज से इट शुड बी मोर देन 30, अगर वो कम हो जाता है दैट मीन्स योर प्लान इज वर्किंग, अदरवाइज फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन का कोई फायदा नहीं। और मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट बता दूं कि इन ICU पेशेंट यू कैन do fluid restriction, but in OPD patient when you will do fluid restriction, patient thirst increases. So you will, on one side you will keep the patient for fluid restriction, on the other side patient will be drinking more fluid because thirst increases. So this is becomes slightly difficult to achieve in real practice. So this is the first treatment, that is fluid restriction. Second treatment which they say is give
normal saline along with the low dose diuretic, loop diuretic. This is not also used. This is also not used. Third is you can use drugs which causes nephrogenic diabetes insipidus, because the drug that will cause nephrogenic diabetes insipidus can be a treatment of SIDH. क्योंकि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में जो एडीएच बढ़ा हुआ है एसआईडीएच में, उसके जो ड्रग्स नेफ्रोजेनिक डीआई करेंगी वो इस एडीएच को वर्क नहीं करने देगी किडनी पे, सो दे विल प्रूव टू बी अ ट्रीटमेंट. सो ड्रग विच कॉजेज नेफ्रोजेनिक डीआई कैन बी यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट पर्पस फॉर एसआईडीएच. और ऐसी दो ड्रग्स होती है, डिमिक्लोसाइक्लिन एंड लिथियम, लेकिन हम इनको यूज नहीं करते, बट फिर भी डोज बता देता हूँ. डिमिक्लोसाइक्लिन 600 to 1200 mg पर डे एंड लिथियम 600 to 900 mg. कुछ बहुत ही रेयर केसेस में दे हैव ट्राइड यूजिंग लिथियम इन ट्रीटमेंट ऑफ एसआईडीएच बिकॉज इट कॉजेस नेफ्रोजेनिक डीआई. फिर आप यूज कर सकते हैं यूरिया. यूरिया ऑस्मोटिक डायलिसिस करता है, तो वही वाटर निकाल देगा तो सोडियम बढ़ जाएगा. तो डोज ऑफ यूरिया इज 0.5 to 1 ग्राम पर केजी डिवाइडेड इन 3 डोज. हैरिसन में लिखा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ. फाइनली वेप्टन्स आर द ट्रीटमेंट इन एसआईडीएच. वेप्टन्स दो होते हैं और आपको जो कॉजल फैक्टर है उसे रिमूव करना होगा. मान लीजिए ऑक्सीटोसिन की वजह से आपको एसआईडीएच हो रहा है, आपने ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन बंद कर दिया, एसआईडीएच ठीक हो जाएगा. आप हेलोपेरिडोल ले रहे हैं, लेना बंद कर दिया, कोई अल्टरनेट ड्रग पे चले गए, दैट विल बी ट्रीटेड. सो there is SDH. Once burr hole is made, SDH is removed, so patient will be fine. So causal treatment is very important, the cause that is causing the SIDH. Now coming to the veptals. Veptals are two, tall veptals and cony veptals. See, tall veptals is given orally, T for tall, T for tablet, you can remember, and cony veptals, C for cannula, you are giving IV. So when cony veptals is given IV, fluid restriction is must. Patient should be on fluid restriction. But when we are giving tall veptol, that is giving orally, there is no need of fluid restriction. Now, what is the dose? A tall veptol is given, it is given orally 15 to 30 mg daily, orally you can give. But cony veptol, it is given at a dose of 20 mg IV daily just for 4 days, not for more than 4 days. Okay, because it causes thrombophlebitis. So, cony veptol given IV, fluid restriction is required. Tall veptol is given orally, fluid restriction is not required. Cony veptol dose is 20 mg for 4 days IV. Tall veptol the dose is 15 to 30 mg daily. They causes cony veptol causes thrombophlebitis. Now, one thing I have slipped from the mind, 3% NS can also be used in the treatment of hypernatremia in cases of acute cases. And please remember, there are 5 side effects of 3% NS which you should know. The first is it causes hyperchloremic metabolic acidosis, which is a NAGMA, that is normal gap metabolic acidosis. Second is causes hypokalemia. Third, it causes pulmonary edema. Fourth, it can cause transient hypotension. This is very important point. 3% NS जिन पेशेंट में चलता है, सेप्सिस के पेशेंट में एक स्टडी हुई थी, so they have seen that it causes transient hypotension. And fifth, it can also derange PT and INR. So if a patient has a deranged PT INR or patient has a acute liver failure, don't use 3% NS. Although it is not a contraindication, but since you are knowing that 3% NS can cause derangement in the PT INR, you should avoid it. So again, what are the 5 side effects of the 3% NS? One is the hyperchloremic metabolic acidosis, hypokalemia, pulmonary edema, transient hypotension, and derangement in PTNR. There are a lot of research and papers which are telling that 3% NS use can derange PT and INR, especially in the ICU patient. So this was regarding hyponatremia. If you know this much about hyponatremia, you can diagnose the patients of hyponatremia, you can treat the hyponatremia. If you have any problems related to hyponatremia, you can message me, or real cases I will discuss. In the next case, I will discuss around 40 to 45 minutes video. I will discuss a case of hyponatremia. Okay, thank you.